सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज का प्रोग्राम हमारा रेगुलर प्रोग्राम, उस पर आने से पहले हम बात करेंगे सैयदना उमर फ़ारूक के हवाले से, क्योंकि यकम मुहर्रम हराम के हवाले से जब बात की जाती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ भी हमें नज़र आता है कि कुर्बानी से ही होता है और इख्तिताम भी। इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा भी कुर्बानी से है और इंतहा भी कुर्बानी पर ही है। यकम मुहर्रम हराम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। आप इस्लाम की इज़्ज़त, इस्लाम की शौकत, इस्लाम की क़ुव्वत, इस्लाम की दौलत है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इस्लाम के ताज और इस्लाम की मिराज हैं। आप वो जो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप वो जो गुलशन खिलाफत के दूसरे फूल हैं। आप अशरम मुशरा में भी शामिल हैं और यार मज़ार भी हैं। आपकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर, आप दामाद अली भी हैं। आप उमर यानी आबाद करने वाला, आप फारूक आज़म यानी हक़ व बातिल में सबसे बड़ा फ़र्क भी हैं। आपके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। फिर फरमाया कि उमर को देखकर शैतान रास्ता बदल लेता है। वही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके ईमान लाने के बाद मुसलमानों ने बबांगे दुहल खाना काबा में नमाज अदा की। आपकी शुजाअत बहादुरी के क्या कहने कि जब मुसलमान छुपकर मदीना हिजरत कर रहे थे, आप अहले मक्का को ललकार कर मदीना रवाना हुए। तारीख में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सानी नहीं मिलता, जिन्होंने 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम का परचम लहराया और दुनिया ने इस अजीम फाते को ईंट का सराहना रखे खाक पर सोते पाया। आपने अपने दौर की सुपर पावर रोम और ईरान का जाहो जलाल, गुरूर और तकब्बुर खाक में मिलाया। आप वो हैं जिन्होंने रुक्का भेजकर दरिया नील को ऐसा जारी फरमाया कि फिर कभी रुका नहीं। आप फाते आलम, शमशीर अदल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बैतुल मक़दस अब दुनिया में मौजूद 2 अरब के करीब मुसलमान आज़ाद नहीं करवा सके, वो बैतुल मक़दस सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फ़तह हुआ। और ये मंज़र भी क्या कमाल का मंज़र था कि जब आपका ग़ुलाम ऊँटनी पर सवार था और खलीफा वक्त ऊँटनी की मुहार थामे बैतुल मक़दस की कुंजियाँ लेने फाते की हैसियत से शहर में दाखिल हो रहे थे। एक तरफ रोब व दबदबा तो दूसरी तरफ खुदा खौफी की इंतहा देखिए कि फरमाया कि अगर दरिया नील के किनारे किसी जानवर का बच्चा भी भूखा प्यासा मर गया तो मैं इसका जवाब दूंगा। आपकी सीरत हमारी राहबर है, मगर अफसोस सद अफसोस आज हमारे हुक्मरानों का सियासत पर जोर है। इन्हें आवाम की कोई फिक्र ही नहीं। कल से आज तक एक के बाद एक विफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, मगर इस्लामाबाद में जो गरीब मजदूर कल दीवार गिरने से जाँ भाग हुए, इनके लिए हमदर्दी के 2 बोल बोलने की किसी एक वजीर, जी हाँ किसी एक वजीर नहीं हुई। फिर कहते हैं हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। क्या ऐसे होते हैं राहबर? सियासत और साइफर के गिर्द घूमती हुकूमत आखिर चाहती क्या है? इसी से आगाज़ करेंगे। सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, पिछले 24 घंटों में फिर हमने देखा है कि दहशतगर्दी के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, 2 खुदकुश हमले रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत, सियासत, इदारे इस वक्त सब कुछ साइफर के गिर्द घूम रहा है। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा मामला बना हुआ है और अब तो जो वारंट कहें या बुलाया गया है एफआई की जानिब से, वो भी मौसूल हो गए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सारा मामला शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ख़ुद दबा दिया जब उन्होंने कहा कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, और ये जो अमेरिका की साजिश वाला बयानिया, इससे आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। लेकिन अब ये दोबारा से ये डिबेट का हिस्सा इसलिए बन गया कि आज़म खान साहब का जो 164 का बयान था, जब वो सर्कुलेट किया सोशल मीडिया पे, जो कि किसी और ने रिकॉर्ड किया हुआ है, उनके अपने हाथ का नहीं है, और उसमें जो इंकशाफात थे उससे ये डिबेट ओरिजिनेट की। और उसके बाद आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और यहाँ तक कहा कि गालिबन 14 साल तक सज़ा हो सकती है इस ऑफेंस में। और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला ख़ासी अहमियत का है भी, लेकिन इसको एड्रेस पहले दिन से करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने वो सीरियसनेस नहीं दिखाई जो कि दिखानी चाहिए थी। अगर वो वाकई कन्विक्शन रखते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट वायलेट हुई है, नेशनल इंटरेस्ट वायलेट हुआ है, आपका एक आलमी क़ुव्वत के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुक़ जो है वो एट स्टेक था,
इस सारे पॉलिटिकल जो हमने देखा कि स्टेज लगाई गई, जलसे के अंदर लहराया गया उसको, तो पहले रोज़ से तहकीकात में वो कमिटमेंट दिखाई नहीं दी जो अब दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो बयान जो है उसको बेस बनाया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ लेता है तो साथ साथ वो इस ऑफिशियल सीक्रेट को भी गार्ड करने का, इसको प्रोटेक्ट करने का हल्फ भी लेता है कि मैं कोई कौमी राज, कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ पब्लिक नहीं करूँगा जिससे नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी बिल्कुल इसी नौयत की कार्रवाई चल रही है अमेरिका में। इट्स वेरी सिमिलर जो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनकी मिसिंग करने की बात की जा रही है। यहाँ भी उसी तरह कि पहले बकौल आज़म खान साहब के ये कहा जा रहा था कि ये डॉक्यूमेंट वापस कर दीजिए, जो कि एक डिप्लोमेटिक केबल है, इसको लेटर कहना या ख़त कहना भी टेक्निकली गलत है। उसकी वजह यह है कि जो भी डिप्लोमेटिक एंडेवर्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसको वर्ड बाय वर्ड रिकॉर्ड करके वापस भेजना नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा है, SOP है। और उसमें ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहली बार वहाँ से बाहर आ गई है। हर कौम का कोई ना कोई नेशनल इंटरेस्ट होता है, हर कौम किसी ना किसी लीडर को अपने लिए बेहतर या किसी ना किसी लीडर को अपने लिए फेवरेबल नहीं समझती। अब इसको ये कहना कि इसकी बुनियाद पे पूरी असम्बली ही साथ मिल गई या फिर सारा सिंध हाउस डायरेक्टली वाशिंगटन से राब्ते में था, या MQM ने अगर अलहदगी का ऐलान किया इत्तेहाद से तो वो इसीलिए किया कि जो बाइडन डायरेक्शन दे रहा था, इट्स कम्प्लीटली लॉफेबल। और उसके बाद में हमने ये देखा कि वो ख़ुद भी इससे हट गए। तो ये जो चीज़ है कि साइफ़र पहले उन्होंने वजारत ख़ारजा से लिया, फिर वापस नहीं किया, कहा गुम गया है, मेरे पास नहीं है, ये अटर इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। उसकी वजह यह है कि ये नेशनल सीक्रेट था। जो भी इसमें डिबेट चल रही थी, पब्लिक करना शुड नॉट हैव बीन डन। अच्छा, लेकिन इसमें अब मुजम्मिल, चूंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास हुए जी, उसमें सारी लैंग्वेज भी डिस्कस हुई, उसमें उसके बाद डिमार्च यानी एहतजाज भी किया गया, उसमें तो सब लोग थे, तो ये उसमें तो सोच समझ कर किया गया कि कोई नॉर्मल चीज अगर होती तो फिर एहतजाज करने की क्या जरूरत थी। नहीं, ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि वो NSC की मीटिंग बुला सकता है, वो बुलाई गई, उसको एंडोर्स भी किया कि साइफर है, और साइफर के होने का मतलब कंस्पिरेसी नहीं है। मसला ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये नहीं कहा कि आप साइफर घुमा दें, वो तो आपने बजाते खुद किया ना। और अब असल आज़म खान साहब का जो बयान है, इसको अगर देखा जाए इसके बैकड्रॉप में, राना सनाउल्लाह साहब यही कह रहे हैं कि आज़म खान साहब ये समझ रहे थे कि हाँ ये साइफर गुम गया है और अब मेरे ऊपर भी स्क्रूटनी होगी, मसला पड़ेगा और साथ कानून जो है उसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत होगी, इसीलिए वो 1 महीने तक लापता रहे और अपने किसी दोस्त के घर चले गए बकौल उनके, और कहा यह जा रहा है कि अब वो अपने घर आ गए, FIA के नोटिस का जवाब दिया वहाँ पे। लेकिन अभी तक उनका अपना कोई बयान ये नहीं आया, कोई बयान सामने नहीं आया। ये सब कुछ मीडिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोट किया जा रहा है कि जी वो खुद दोस्त की तरफ चले गए, लेकिन ये तो उनके खिलाफ खुद फिर केस होना चाहिए कि वो अगर दोस्त की तरफ थे, उनके घर वाले मुकदमा कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं उनकी कोई बातचीत भी आपस में चल रही थी, तो ये झूठा मुकदमा उनके घर वालों ने करवाया। उनके भांजे जो है वो टेलीविजन पर कह रहे हैं जी राना सनाउल्लाह झूठ बोल रहे हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। बिल्कुल, राना साहब तो ये कह रहे हैं कि वो राब्ते में थे अपने घर वालों से, वो असल में झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें बेसिक केस तो ये नहीं है कि उनकी अपनी गुमशुदगी क्या है क्या नहीं, उसको तो सेटल करना चाहिए, बेशक ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक केस ये है कि अगर साइफर गुमा है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? आया वजारत ख़ारजा के लोगों पे, शाह महमूद कुरैशी साहब पे आती है, जिन्होंने इसको परसू नहीं किया या प्रेशराइज नहीं किया वज़ीर आज़म को उस दौर में कि आप इसको वापस कीजिए, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और जिन्होंने NSC की मीटिंग में एंडोर्स किया उनके लिए कुछ नहीं एंडोर्समेंट। इस आज़म खान साहब जो है वो भी इससे बरी हो गए, ये सारा आज़म खान साहब बरी नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि वो खुद समझते हैं कि मेरे ऊपर भी मुश्किलात आएंगी, इसीलिए शायद वो मंजर आम से गायब थे। लेकिन देखा यह जाए कि NSC की मीटिंग की जहाँ तक बात है, तो मैं दोबारा कहूँगा कि NSC की मीटिंग में ये नहीं डिसाइड हुआ था कि साइफर वापस नहीं करना। अब असल केस उसको फिर शहबाज शरीफ के दौर में खोला गया ना जी, उसको ओपन तो शहबाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में फिर दोबारा किया गया, उसको दोबारा डिस्कस किया गया, तो वो तो इसका मतलब है कि कुछ गलत नहीं था। हाँ, उसको पॉलिटिकली अगर आपने इस्तेमाल किया वो गलत। देखिए असल केस ही यही है ना, ये केस नहीं कि केबल है या नहीं है, डिप्लोमेटिक केबल तो एग्जिस्ट करती है। असद मजीद खान साहब की मीटिंग हुई थी डोनाल्ड लू से उनकी अपनी रिहाइशगाह के ऊपर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि एक इसको जलसे में लहराना, पब्लिक कर देना, ऑफिशियल उसकी लैंग्वेज पर भी कोई इख्तिलाफ नहीं है कि उसमें कहा गया कि जी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये अगर नाकाम हुआ तो फिर इसके नताइज होंगे, अगर कामयाब हो गया हुकूमत बदल गई। नहीं, वो पब्लिक उसकी लैंग्वेज जब तक वर्ड टू वर्ड पब्लिक ना होती उस पर, इसका मतलब है कि हम चेयरमैन तरीके इंसाफ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये तो हमने उनसे सुना है ना, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बाहर आ चुकी है जिसमें बात ये हो रही थी कि साइफर पे अब खेलना है, हमने इसको बयानिया बनाना है, अवाम को इन्फ्लुएंस करना है, और साथ आज़म खान साहब की एलिजिडली उसमें आवाज़ आ रही है कि मैं मीटिंग के मिनट्स लिखवा लूँगा,
मीटिंग के मिनट्स लिखवाना इज वायलेशन। उसकी वजह यह है कि आप खुद से मिनट्स लिख रहे हैं, पेन कर रहे हैं उसको। और क्या जो गया हुआ है कि जी एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए या चीफ जस्टिस की सरबराही में, या वो कुछ बना दें, उस पर नहीं, बिल्कुल तो होना चाहिए। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया कि गवर्नमेंट की वो सीरियसनेस पहले दिन से नहीं थी जो होनी चाहिए थी, वो कन्विक्शन नहीं थी। एफआईए तो गवर्नमेंट के अंडर है। अब मैं देख रहा था जब आप भी उसको देख रहे थे कि वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इदारा है, तो मुझे तो ये शक हुआ कि वो एफआईए तो डरास प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, उसमें फिर झोल होंगे। एक चीज मैं पढ़ रहा था कि 164 का इसको बयान कहा जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने। तो अब काजी फाइसा साहब का जो अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनका एक बयान, उनका एक फैसला है जो कि साग डार साहब के बयान 164 के बयान पर है हुदैबिया पेपर में। उन्होंने वहां पर एक प्रिंसिपल सेट किया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का है तो वो नीचे वो होना चाहिए। उसमें दो चीजें थी। एक तो अगर कोई शख्स इस तरह का बयान दे रहा है जिसमें किसी को इम्प्लीकेट कर रहा है, किसी पर इल्जाम लगा रहा है, पब्लिक नहीं हो सकता। हाँ, वो उस शख्स की मौजूदगी जरूरी है। नंबर एक कि उसके सामने बताया कि जी इसने ये किया, ये किया, ये किया। ये इस केस में यानी इमरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की मौजूदगी जरूरी है कि जब आजम खान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने वो ये कहा कि इसको हम यूज करेंगे और इन्होंने कहा जी गुम गया है। दूसरा ये कि उन पर जरा की भी मौका मिलेगा कि भाई आप ये किस तरह कह रहे हैं और सवालों जवाब का, लेकिन इसमें ना कोई वकील ना कुछ बुलाएगा, तो वो प्रिंसिपल भी शायद सामने आए और इसको देखें। ये जो तहरीक इंसाफ के लिए एक फायदा है कि काजी फाइज साहब को कोर्ट कर सकते हैं। जी देखिए, 25 तारीख को गालिबन बुलाया गया ना इनको, मुझे करेक्ट कर दें अगर 25 नहीं कोई और तारीख, 25 तारीख, 24 को शामिद कुरैशी साहब जी और असद उमर साहब। बिल्कुल, तो 25 को अगर वो आते हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि ये गवर्नमेंट ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, उसकी वजह यह है कि मैं अब जो असल ड्रामा बताऊंगा जो किसी फिल्म से या ड्रामा से की स्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो बिल्कुल बताना चाहिए उनको। लेकिन जो भी स्टोरी वो सुनाएं, जो भी करें, ये फैक्ट उन्होंने अपने बयान से खुद असर्ट कर रखा है कि वो मुझसे गुम चुका है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है। असल केस उसके ऊपर बिल्ड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट आगे का पता नहीं है। और वो इसीलिए कि आपके पास एक ऐसी चीज़ थी जो आपके पास नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 2, उसका जलसे में इस्तेमाल करना, उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज़ करना, उसमें जो है वो टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, अब चले एफआईए में एक और केस आ गया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ। अब ये लगता है आगे चलेगा और आगे बढ़ेगा। दूसरा एक मामला है इलेक्शंस का जी। वो अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, केयरटेकर सेटअप किस तरह का होगा। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बहुत ज्यादा बात हो रही है। अब आज हमने देखा कि एहतसाब अदालत से भी बरी हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब भी और उनके बेटे भी, वो भी बरी हो गए। पहले एफआईए ने बरी कर दिया, एहतसाब अदालत बरी कर दिया। ये नवाज शरीफ साहब को रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो वापस नहीं आएंगे, ये चीज एक तो नजर आ रही है। और दूसरा ये भी बात हो रही है, दो चीजें कि जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या जो प्रोजेक्ट कहा जा रहा है जिसको, वो यानी माइनस नहीं हो जाते या डिसमेंटल नहीं हो जाते, तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कोई आइन से, कानून से, वक्त से नहीं। एक ये है कि जी ये डिसमेंटल हो जाए, मामला माइनस हो जाए और नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जाए, ये दो हो जाएंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, इसमें तो मेरा ख्याल है मरीम साहिबा जैसे ही पिछली हुकूमत गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो इसको क्लियर कर चुकी हैं कि पहले आप जो है वो इस सारे सिस्टम को रीस्टोर करें 2017 के पॉइंट के ऊपर, क्योंकि वहाँ से सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो कहते हैं शुरू हुई थी। जब तक उसको कम्प्लीटली रिवर्स नहीं करेंगे और जब तक वो हमें दोबारा से वो उस तरह की सिचुएशन नहीं मिलेगी जो पहले थी, तो तब तक जो है वो इस मुल्क में पॉलिटिक्स पॉसिबल नहीं है। और इनको वो कहा करती हैं ना, नासूर हैं, इनको उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो उखाड़ के बाहर फेंकने का मतलब यही है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो तहरीक इंसाफ शायद हमें ना दिखाई दे इलेक्शन की रेस के अंदर, क्योंकि 9 मई वाला लतीफ कोसा साहब भी कह रहे थे कि जब तक बल्ले का निशान है, मौजूद है, इलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे। तो उसमें ऑब्वियसली जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिलखसूस पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग, जो कि इस बात पर भी हेल बेंट थे कि ट्रायल्स भी इनके सख्त होने चाहिए। वो इस बात पर भी बज़िद थे कि 9 मई के वाक़यात में जिस किस्म की प्रोसीडिंग्स हों उसको चैलेंज करने की परमिशन इनको नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ अब वो इस बात पर भी हैं कि एटलीस्ट पंजाब के अंदर हमें जो सतह है वो हमवार मिले और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो 2018 में हमारे साथ हो रही थी। तो ये मैं समझता हूँ कि वो रिएक्शनरी और वो गुस्सा है जो फेस किया है उन्होंने। जिस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई पटिशन में ये ज़बान भी इस्तेमाल की थी कि मरियम साहिबा मुझ पर गुस्सा निकाल रही हैं, लेकिन निकालना किसी और पे चाहिए। अब खबर ये है कि स्लोगन डिसाइड हो गया है नून लीग का, जो उन्होंने इलेक्शंस में लेकर जाना है। और सीट्स के हवाले से तो बात हो रही है कौन किस मैदान में होगा, वो है वजीर आजम नवाज शरीफ। इस स्लोगन के साथ मैदान में उतरेंगे। क्या ये सेल हो सकेगा? वजीर आजम नवाज शरीफ, यानी इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ नाकाम हुए, इसाक डार साहब नाकाम हुए, नवाज शरीफ आ रहे हैं, वो मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। और दूसरा ये कि
क्या अगर तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया जाता है या उनके लीडर को माइनस कर दिया जाता है, चेयरमैन को, तो साफ और शफाफ इलेक्शन माने जाएंगे? 2 पॉइंट्स है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन थी नहीं नारा लगाने की, क्योंकि इसके अलावा कोई सियासी शख्सियत का वो कद नून लीग की हद तक तो नहीं मिला इन लोगों को जो कि वोट भी गैदर कर सकें। बेशक मरीम साहिबा ने भी कुछ बड़े जलसे किए हैं, वो खुड़ियाँ वाला जलसा था और जलसे किए हैं बड़े, लेकिन फिर भी ये कहना कि नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक और जो अपील पहले थी 2013 में वो दोबारा वो रिवाइव कर लेंगी, इट वाज क्लोज टू इम्पॉसिबल। और ये 1.5 साल में कोई कारकर्दगी भी नहीं है, नहीं है। तो ये एडिशनल एक सरदर्द है नून लीग के लिए, जिसको आके नवाज शरीफ साहब को कवर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो पोजीशन अब नहीं है कि आपकी हरीफ सिर्फ पीपल्स पार्टी हो पंजाब के अंदर, क्योंकि उनको साइडलाइन करना वाज नॉट डिफिकल्ट। 2013 में तो पीपल्स पार्टी को कैंपेन भी नहीं करने दी गई थी पंजाब के अंदर, सिर्फ एक जलसा हुआ बिलावल साहब का, और वो भी क्लोज जो है वो सर्कमस्टांसेस के अंदर करना पड़ा सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल और है, हमारे सामने ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स भी हैं। इसके अलावा एक नया फिनोमेना, केसेस का मियां साहब के क्या होगा? वो सारे सेटल हो जाएंगे उनके आने से पहले? नहीं, उसमें देखें वो अल-अज़ीज़िया वाला जो केस है वो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो कैसे होगा, क्योंकि अगर कन्विक्शन हो चुकी है और एक अपील भी आप यूज़ कर चुके हैं तो उसके बाद राइट टू अपील जो आपको मिला है वो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो शायद फिर कोई जादूगरी करनी पड़ेगी इनको, वो करके शायद कुछ हो जाए। अदरवाइज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर कन्विक्शन ना होती तो फिर और सूरत हाल थी। हो सकता है कि कुछ छोटे अरसे के लिए कुछ जेल भी जाना पड़ जाए और वहाँ से फिर वो बाद में उनका रास्ता साफ़ हो जाए। लेकिन अब देखना यह है कि हाई पावर कमीशन शहबाज शरीफ साहब का क्या करता है इस हवाले से। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात आर्मी चीफ का हमें विजन नज़र आ रहा है मईशत की बहाली के लिए, उसमें अब आईटी पर भी बड़ी तवज्जो दी जा रही है। इस हवाले से सेमिनार भी हुआ, सदीक जान हमारे साथ होंगे, वो सेमिनार में मौजूद थे, हमारे साथ हमारे मईशत होंगे, उनसे इसकी अहमियत के बारे में जानेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। मुल्क का दिफा हो या फिर कोई और कुदरती आफत, मुल्क पर जब भी बुरा वक्त आया पाक फौज सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हुई। इस वक्त भी मुल्क मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। इस मुश्किल से निकलने और मईशत को उठाने के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जो विजन पेश किया है, इसमें ज़राअत के साथ साथ आईटी पर भी खुसूसी फोकस किया गया है। सच यह है कि पाकिस्तान की आईटी बरामदात बढ़ाने के लिए पाक फौज ने कमर कस ली है और इस हवाले से अमली इक़दामात का आगाज हो गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का विजन है कि मईशत के मर्ज को खत्म करने के लिए आईटी पर फोकस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आईटी के 6 लाख से ज्यादा स्किल वर्कर फोर्स इससे सरमायाकारी के लिए आइडियल बनाती है। 30 से ज्यादा आईटी पार्क्स पहले ही सरगर्म है। जरूरत सिर्फ इस शोबे की सलाहियत से दुरुस्त अंदाज में फायदा उठाने की है। इस हवाले से सरीना होटल इस्लामाबाद में पाक फौज के ताउन से कौमी आईटी सेमिनार्स का सिलसिला जारी है। इन सेमिनार्स का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में आईटी शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। सेमिनार का इनेकाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुआशी तरक्की की बहाली के मंसूबे की एक कड़ी है। ये आर्मी चीफ का विजन है कि आईटी शोबे में इनकलाब मुल्की मईशत के दीगर शोबों में भी तरक्की का बाइस बनेगा। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख आईटी एक्सपोर्ट्स में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, जिनका दावा है कि सिर्फ 3 साल के अंदर पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स को $50 अरब तक बढ़ा सकता है, जहां सिर्फ $3 अरब के लिए पाकिस्तान को IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस शोबे पर फोकस करके बड़ा जबरदस्त काम किया है। शुएब शेख के मुफीद मशवरे क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हैं सदीक जान हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में और आबिद सुलहरी साहब, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। सदीक, आप इस सेमिनार में मौजूद थे, ये बताएं क्या अहम नुकात रहे इस सेमिनार के? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में बहुत अहम ये सेमिनार हुआ है, क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है उसके तहत 4 शोबाजात को उनकी निशानदेही की गई है, जिसमें ज़राअत के ऊपर पहले सेमिनार हुआ और उसके हवाले से बताया गया कि रोड मैप क्या होगा, और आज आईटी के हवाले से सेमिनार था और बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था। आर्मी चीफ मौजूद थे, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो मौजूद थे, जनरल सईद, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब वो मौजूद थे, वज़रा मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और मुल्क भर से जो आईटी माहिरीन हैं वो भी, उनको भी बुलाया गया था। आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दी गई। बताया गया कि पाकिस्तान में, जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 64% जो है वो यूथ है, यानी जिनकी तादाद, जिनकी उम्र जो है वो 30 साल से कम है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी भी है, पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है हमें डॉलर्स की भी ज़रूरत है। तो ये जो आईटी एक्सपोर्ट है ये बेहतरीन एक्सपोर्ट है और इसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए
और बड़े कम वक्त में बहुत से नताइज जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। और आज के सेमिनार की इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो बेहतरीन एक्सपोर्टर्स थे 2022 के, उनको जो है वो एजाज़ से नवाजा गया। जिनके अचीवमेंट्स थी उनको जो है वो अप्रिशिएट किया गया, उनको शील्ड्स दी गई जो और इसके अलावा प्रेजेंटेशन दी गई। आईटी की अहमियत क्या है, पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल क्या है, और फिर ख़ास तौर पे जो SIFC है उसके तहत जो वन विंडो एक होगा। अब यानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहता है तो उसको उस तरह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे माजी में किया होता था। अब यह है कि वन विंडो होगा और हुकूमत कोई भी हो, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से पॉलिसी जो है वो बिल्कुल मुस्तकिल रहेगी। इन्वेस्टर्स के लिए आसानियां होंगी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं होंगी। आज सारा बताया गया कि मुल्क में IT कंपनियां कितनी हैं, मुल्क में IT के एक्सपर्ट्स कितने हैं, किन किन ममालिक को हम फोकस करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के दौर में NCOC बना था कोविड के मामले में, तो ये बिल्कुल उसी तरह से एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो बनाई गई है। पॉलिसीज में तसलसल होगा। IT में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, शॉर्ट टर्म इसमें हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। IT पास बनाए जाएंगे, जो हमारी यूथ है, नौजवान हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मुफ्त कोर्सेज करवाए जाएंगे, ख़वातीन को इसमें आगे लाया जाएगा। और बड़ी जो है इसके लिए जैसे मैंने कहा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप नौजवानों को स्किल्स सिखा के और उनको डॉलर्स में वो इनकम उनकी हो सकती है। जो इस हवाले से निसाब है उसको बेहतर बनाया जाएगा, दीगर ममालिक से रब्ता किया जाएगा, बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से मजीद रब्ते बढ़ाए जाएंगे और ये इससे जो है वो बेरोजगारी से भी निपटने में बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भी आएंगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी और आज कुछ जो है वो MOUs भी साइन हुए। तो बहरहाल ये मैंने आपके सामने मुख्तसर अहवाल रखा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था और पूरा फोकस हमारे इदारों का जो है वो नजर आ रहा है IT के ऊपर। जैसे ज़राअत के ऊपर है, इसी तरह से IT के ऊपर पूरी अलग एक टीम बनाई गई है और पूरा फोकस जो है वो। जी आबिद साहब, आपसे एक सवाल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से इस सेमिनार का इनकाद किया गया, IT इंडस्ट्री पे फोकस किया जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही डेट क्राइसिस का शिकार है और ये कर्जे जो हैं ये कमिट किए हुए वापस भी करने हैं। इस सारी सूरत हाल में सिग्निफिकेंस क्या है IT सेक्टर पे फोकस करने की और ये जो एक्टिविटी हो रही है इसकी, अकॉर्डिंग टू यू? ये देखें, जो फैसिलिटेशन काउंसिल है ये कम से कम एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी और पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी जो है उसको इंश्योर कर सकती है। चूँकि अगर हम देखें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, तो उसकी वजह ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, उसकी वजह प्रोसीजरल हर्डल्स होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सी जगहों पे वफाकी हुकूमत जो है वो MOU साइन कर लेती है जो कि सूबे का मैंडेट होता है, वफाक का मैंडेट नहीं होता, और इस तरह की बाकी चीज़ें, या फिर जो सियासत की नज़र हमारी पॉलिसीज़ हो रही होती हैं। तो कम से कम इस फैसिलिटेशन काउंसिल के बनने से तमाम स्टेक होल्डर जब ऑन बोर्ड होंगे तो एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी और पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी जो है उसके थोड़ा सा वो आ जाएगा उस पर सर्टेनिटी कि जी यहाँ पे सियासत से बालातर होके तमाम इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स वो इंश्योर कर रहे हैं किसी भी पोटेंशियल इन्वेस्टर को कि वो आए और पाकिस्तान। और इसी सदीक जान मौजूद थे, को चेयरमैन बोल नेटवर्क शेब शेख साहब के साथ। शेब शेख IT के हवाले से एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। अब देखते हैं कि वो इस सारे मामले पर IT के फ़रोग़ के हवाले से क्या कहते हैं। शोएब साहब, ये बताएं कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है और उसके तहत जिन चीज़ों पर फोकस है उनमें से एक IT है, और IT का ज़ाहिर है आपका जितना एक्सपीरियंस है और एग्जैक्ट जो है वो पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी। तो इस सारे को आप किस तरह से देखते हैं कि ये फैसिलिटेशन काउंसिल फिर IT के ऊपर फोकस किस तरह से ये पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है और आपकी सजेशन इस हवाले से क्या हैं? अच्छा सिद्दीक, एक बात तो मैं पहले बताऊं, एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। करंटली हम पाकिस्तान से IT हमारी 82% नहीं है, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट की चीज़ थी। मैं ये समझता हूँ कि IT बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हो रही है, और IT पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है जिसने भी ये चीज़ उठाई है। एक तो सबसे पहले नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है वो फोकस की जा रही है, इकॉनमी के ऊपर करना चाहिए, इसके बगैर चलेगी नहीं चीज़। और उसके 4 सेक्टर का जो इंतखाब किया है बहुत ही सोच समझ किया है किसी ने, और उन 4 सेक्टरों में भी ख़ास करके IT का जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक से डिफ़ाइन की है, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त।
तो बस सिर्फ अब ये कि ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन बात ये है कि क्या ये फ़र्क पड़ जाएगा। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा, और बहुत अच्छी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी चीज़ें सोची गई, बोली गई, बताई गई, लेकिन क्या पाकिस्तान, और अच्छे काम भी हुए, कोई ऐसी बात, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे कि आईटी ट्रांसफॉर्मेशन करके रेवोल्यूशन आ जाएगा, कि इनकलाब आ जाएगा और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन हो सकता है प्रोवाइडेड कि हम ये समझें कि हमारा डायरेक्शन सेट करें आईटी में। देखिए, अगर हम आईटी में जाके ये कह रहे हैं ना कि आईटी के लोग बाहर की कंपनीज आएँ, फॉरेन कंपनीज आएँ और वो आके यहाँ इन्वेस्ट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो ये हमें समझना है कि इन्वेस्ट अगला क्यों करता है। अगला इन्वेस्ट इसलिए करती है कंपनी कि वो अपनी इस इकोनॉमी में आएगी, इस मार्केट में आएगी, अपने प्रोडक्ट लाएगी, यहाँ बेचेगी और जो प्रॉफिट होगा वो लेके जाएगी। तो अगर उसको इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं नज़र आ रही हो, इतना स्कोप नज़र नहीं आ रहा, तो वो नहीं आएगी ना। या इसलिए आएगी कि भाई यहाँ ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है बहुत, मैं यहाँ आ जाऊँ, सस्ता है, मैं यहाँ पे बनाऊँ और बाहर अपना बेचूँ, अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए आएगी। वो इसलिए भी नहीं आएगी, वो ये भी नहीं पाकिस्तान में पॉसिबल इस वक्त, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अगर आप यहाँ आके ऑफिस खोल के उसको हायर करते हैं तो आपने उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए इनकम टैक्स, आपका विद होल्डिंग HR का टैक्स कटेगा, और अगर वहीं बैठे बैठे इसको इंगेज कर लेते हैं तो फिर आपने बगैर टैक्स के इनको रेमिटेंस भेजनी है, और वो नहीं आना। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनको ठीक करेंगे आप तो ये चीज़ होगी। ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन किस जगह आएंगी ये समझना ज़रूरी है। वो डायरेक्ट आईटी प्रोडक्ट्स में नहीं आएंगी। दूसरा, जो आईटी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम अभी लोग जो कंपनीज काम कर रही हैं, जिनके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी है फूड, वो तो ऑलरेडी गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। या नेटफ्लिक्स, इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आ चुके हैं यार। हमें उसको पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये समझ के बनाना होगा। अभी ये इस तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। और आपने अगर इन्वेस्टमेंट, आपने सबसे पहले उसको रोकें जो आपके अपने मुल्क का आईटी का बंदा है, जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, वो आप इस वक्त देखें, वो अगर फर्ज करें $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, तो $120 मिलियन हो गया टोटल जो उसकी सेल है इंटरनेशनल। उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा है $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है, पैसा बाहर के अकाउंट में पैसे रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन ये चीज़। लेकिन उसको हमने तो गिना ही नहीं है, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, उसको तो उस तरीके से वर्क नहीं किया जा रहा। उस पर फोकस करने की मेरे ख्याल है ज़रूरत है, और ये चीज़ आ जाए। दूसरा, हम सिर्फ आईटी समझते हैं, कोई आईटी प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेजॉन आप देखें, बुक स्टोर था ना, बुक से स्टार्ट हुआ, फिर वो डिटेल में गया और जिस तरीके से पहुंच गया। नॉर्मल बिजनेस को आईटी की प्रोसेसेस से उसने इनेबल करके ट्रांसफॉर्मेशन जो की एक रेवोल्यूशन ले आया। वो जो अमाउंट उसने जिस तरीके से क्रिएट किया वो हमें करना। हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त ऑलरेडी क्या हो रही है? टेक्सटाइल हो रही है। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफ़ा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। और भाई हम पहले वो लोगो खुद नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। कुछ लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी, लेकिन अगर आप ये सबको गाइड करेंगे और उस एनवायरनमेंट में लाएंगे तो ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। तो ये डायरेक्शन आपने सेट करना है कि ये दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर फोकस करें, बिल्कुल होगा मेरे ख्याल में। तीसरा ये है कि जो अब जैसे पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो स्टॉक्स में गई हैं और स्टॉक से बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनी हैं इस हवाले से, आईटी कंपनीज़ के हवाले से, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें और मजीद काम करने की ज़रूरत है। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट को बड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। और ये तीनों चीज़ों के लिए, चाहे आप लोकल एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने निकलें, आप एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने निकलें, या आप बाहर की कंपनीज की इन्वेस्टमेंट लेके आने निकलें, या आप दूसरी जो आईटी इनेबल करेंगी जो इंडस्ट्रीज उनकी एक्सपोर्ट के लिए निकलें, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वो ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ रोकने के लिए आपको बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो अपने टैक्स जोन जो बना रहे थे वो बनाने चाहिए, उस पर फोकस करें ताकि वो बंदा यहाँ रुके। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल है सही डायरेक्शन अगर आप सेट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपने तय इंतखाब सही कर लिया है।
अब आगे चीज़ सही करनी है, ये पहले भी सब हुआ है ये सब चीज़ें, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान की। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने कहा कि शोबे का इंतखाब दुरुस्त किया गया है, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि जो कंफ्लिक्टिंग चीज़ें हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, तो इसमें आप बताएं कि जो फौरी तौर पे जिस तरह आपने कहा कि $50 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है, अभी हमने IMF से सिर्फ $3 अरब लेने के लिए जो इस तरह सूरत हाल हुई, तो फौरी तौर पे जो आप समझते हैं कि अगले 1 माह में अगर ये 2-3 चीज़ें कर ली जाएँ तो फौरी तौर पे हमें इसका आउटपुट जो है वो आने लग जाएगा। कौन सी चीज़ें जो सबसे पहले 1, 2, 3 करके हमें फौरी तौर पर करनी होंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका SFIFC बना है, ये बिल्कुल बैठ के अपना पूरा डायरेक्शन मेरे ख्याल में सेट कर ले और ये बना ले कि क्या किन डायरेक्शंस में जाना है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म है जिस पे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म, मीडियम रन और लॉन्ग रन तीनों मिला के 3 साल हैं, ठीक है। इमीडिएटली आप ये जो चीज़ें कर सकते हैं, आप ये जो अगर आप ये समझ लेंगे वो IT का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो वो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज़ हो जाएंगी एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 SRO 2 पॉलिसीज़ बनाएं। ये जो बाहर से जो कंपनीज़ हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज़ हैं, 2 SR पॉलिसीज़ खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान आना होगा और उसके 2 गेन होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको पैसा, मतलब वो यहाँ आएंगे और आपको टैक्स का गेन होगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वो मानेंगी, फिर आपके कवानीन के मुताबिक काम करना होगा ना। अगर यहाँ आएंगी तो आपको डबल गेन होगा, वो भी आपका 1 महीने 1.5 महीने में हो सकता है। तो इस तरीके की तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरे ख्याल है वो इतने डिस्कशन, उसके लिए तो बैठ के पूरा प्रॉपर बैठ के डिस्कशन हो, कोई सही तरीके से प्लान किया जाए तो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सर, हम आपसे इस हवाले से ज़ाहिर है अब एक फ़ोकस है हमारी स्टेट का, हमारे इदारों का, तो इस पर हम ज़ाहिर है बात आगे चल के भी करते रहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल शोएब साहब से जिस तरह बात हुई, और एग्जैक्ट 2014 में 82% IT एक्सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान में जिसका शेयर 82% था। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। ज़ाहिर है जो शख्सियात, जो ज़िम्मेदारान इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, और जो शोएब साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की, अगर इन चीज़ों पर फोकस करके और इनको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब का IT एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकता है। जनाब, उम्मीद तो अच्छी है। जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं उनमें एक्सपर्ट आपने देखा कि जी कोच इबन पोल नेटवर्क वो क्या कह रहे हैं, लेकिन टाइम चूँकि कम है मुजम्मिल, तो पॉलिसीज़ हमारे यहाँ बनती रही, पिछली हुकूमतें भी कहती रही कि जी IT पर फोकस करना है, लेकिन उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होती। देखें, इसमें मसला विजन का रहा है हमेशा से, और विजन हमारा आज भी अगर हम फैसला कर लेना सिर्फ कि IT सेक्टर पे फोकस करना है, तो शायद किसी को अंदाज़ा नहीं है कितना बड़ा चेंज आएगा। आपको हैरानगी होगी, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया ने $320 अरब का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, $320 बिलियन, और जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की वो हैं $194 बिलियन। ये कुल मिला के अरब डॉलर से ज़्यादा का ज़र मुबादला सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच के हिंदुस्तान ने कमा लिया है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितनी बड़ी मार्केट है जिस पर टैप करने की ज़रूरत है, और सिर्फ एक बेसिस चाहिए उसके लिए कि ऐसा माइंड आप क्रिएट करें जो कि ईजीली IT सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सके, और वो सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है। जो IITs हिंदुस्तान में 50 की दहाई में बनी, आज वहाँ से दुनिया भर के CEOs निकल के आ रहे हैं। और अगर हम अब भी अपने इदारों को रेगुलेट कर लें, एक विजन और एक पॉलिसी बनाएं कि हमने ज़र मुबादला IT सेक्टर से कमाना है, तो शायद देर अब भी नहीं हुई। बहुत अच्छे तरीके से आपने मुजम्मिल सम अप किया है, तो उम्मीद ये डायरेक्शन बड़ी अच्छी है, इस पर अमल भी होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि
बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।